बच्चों, जैसा कि हम एनसीईआरटी बुक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की स्टडी कर रहे हैं। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आज हम इस चैप्टर की समरी को देखेंगे और हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या स्टडी किया। तो चलिए लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है? एक्चुअली पॉलिनोमियल्स जो होता है वो तीन चीज से मिलकर के बना हुआ होता है। हमने पहले पढ़ चुके हैं क्या क्या चीजें। सबसे पहले उसके अंदर होता है वेरिएबल। वेरिएबल उसके बाद और क्या होता है? उसके अंदर कांस्टेंट होता है। और क्या होता है? और इन वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में ये ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन इन तीनों चीजों से मिलकर के ये पॉलिनोमियल्स बनता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये एक पॉलिनोमियल्स है। अब वेरिएबल की बात करें, देखिए इसके अंदर एक वेरिएबल ये हो गया और एक वेरिएबल ये होगा। ये दोनों जो हो गए आपके हो गए ये वेरिएबल। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? वेरिएबल। और आपको जो है उसके बाद कांस्टेंट, और ये जो दोनों हो गए ये ये दोनों कहलाए आपके कांस्टेंट। ये आप जानते हो, जस्ट मैं ब्रशअप करा रहा हूँ कांस्टेंट। और ये जो इसमें प्लस के साइन हैं ये दोनों, ये आपके हो गए अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो देखिए आप, बड़े आराम से हमने यहाँ पे ये चेक कर लिया कि किसी भी पॉलिनोमियल्स में क्या ये तीनों चीज होती हैं? बिल्कुल होती है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। अगर हम इसको डिफाइन करें तो पॉलिनोमियल्स आर द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कंसिस्ट ऑफ, जो बना हुआ होता है किससे? वेरिएबल अगेंस्ट कांस्टेंट बाय यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज करते हुए वेरिएबल कांस्टेंट के साथ बन जाता है आपका पॉलिनोमियल्स। एक एग्जांपल और देख लीजिए। सपोज करो कि ये लिखते हैं 5x प्लस के 8। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल्स हो गया क्योंकि इसके अंदर ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया और ये हो। ठीक है, हम अगर मैं ये लिखूं कि 5, क्या ये पॉलिनोमियल्स है? बिल्कुल है, क्योंकि आप इसको 5x की पावर 0 लिख सकते हैं और इससे पहले कुछ नहीं तो इसको ये प्लस लगा सकते हैं। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गया, ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपका वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो ये कहलाता है पॉलिनोमियल्स। अब इस पॉलिनोमियल्स के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जैसे वेरिएबल, पावर, कोफिशिएंट। तो मैं एक एग्जांपल के द्वारा ही आपको इसको करता हूँ। जैसे सपोज करो कि एक ये आपके पास पॉलिनोमियल्स है 4x² प्लस के 5। ये पॉलिनोमियल, अब इसके अंदर जो होगा आप ये देख रहे हो कि ये जो कहलाता है ये पूरा पार्ट्स, ये कहलाता है कॉपी। ये जो कहलाता है ये वाला, ये जो पार्ट्स होता है और ये जो होता है ये कहलाती है टर्म्स। क्या कहलाती हैं? ये होती हैं टर्म। ठीक है जी, ये होती हैं आपकी टर्म। ये जो इसके इसके पार्ट का ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका कोफिशिएंट। अगर कोई बोले एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 4। ठीक है, ये जो होता है ये कहलाता है आपका वेरिएबल। क्या कहलाता है? वेरिएबल। ठीक है, ये कहलाती है पावर। ये कहलाता है कांस्टेंट। क्या कहलाता है? कांस्टेंट। तो आपने देखा, मैं दोबारा बता देता हूं, ये जो पोर्शन होता है ये वाला और ये वाला, ठीक है, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन से पहले, अर्थमेटिक ऑपरेशन के बाद का जो पोर्शन कहलाता है ये टर्म। ठीक है, किसी भी टर्म्स के पास में, यानी किसी कोई टर्म दिया है उसका एक पार्ट छोड़ दो, बाकी जो भी बचता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। अगर मैं बोलूं कोफिशिएंट ऑफ 4, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर। मैं बोलूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप बोलोगे 4। ठीक है, इसके अंदर जो एक्स वाई जेड या कोई भी ये अल्फाबेट होता है ये कहलाता है वेरिएबल। उसके ऊपर जो ये आप बोल सकते जो एक्सपोनेंट होता है ये कहलाती है पावर या एक्सपोनेंट्स। ठीक है, और ये कहलाता है कांस्टेंट। तो ये सब मिल करके बनता है पॉलिनोमियल्स की ये कुछ टर्म्स हो गई जो हमने देखा। ये हमने पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब इसी के अंदर एक होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये क्या होता है?
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, उस वेरिएबल की क्या बोलते किसी पॉलिनोमियल्स के अंदर जो उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी, यानी हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 8, अब इसमें आप देख लो इसमें जो पावर आ रही है वो 2 आ रही है, इसके अंदर जो पावर वेरिएबल की आ रही है वो 1 आ रही है, और इसके अंदर जो पावर आती है वो 0 आ रही है, क्योंकि ये आप जानते हो कि x की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, इसकी पावर 0 है। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी हुई है, तो इसका मतलब इसकी जो डिग्री हुई है क्या हुई, डिग्री हुई 2। वैसे यदि मैं ये लिखता हूं कि x की पावर 4 प्लस के 5x स्क्वायर प्लस 8, ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर की बात करें, इसकी जो पावर होगी वो 4 होगी, इसकी पावर 2 होगी और इसकी पावर 0 होगी, तो हाईएस्ट पावर ये 4 हुई, तो इसीलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, वो होगी 4। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। अब इसके अंदर दो टर्म्स और आती हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म, मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म, लाइक टर्म, लाइक टर्म क्या होती है, लाइक टर्म्स होती है कि आपकी जो टर्म कंटेन सेम वेरिएबल, टर्म कंटेन सेम वेरिएबल, उनके वेरिएबल, हर टर्म्स का वेरिएबल सेम है। सपोज करो मैं लिखता हूँ 2x प्लस के 5x प्लस के 6, आप ये देख रहे हो ये इसकी कहलाती हैं टर्म, और इस टर्म के अंदर जो वेरिएबल है ये वाला, ये जो वेरिएबल है ये सब कैसे हैं, ये सब सेम है। तो ये जो वेरिएबल है ये क्या है, वेरिएबल सेम है, इसीलिए ये कहलाता है लाइक टर्म। ठीक समझ में आया? ठीक है। एक होता है अनलाइक टर्म, कौन सा होता है, अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म्स वो होती है, टर्म डू नॉट कंटेन सेम वेरिएबल, टर्म टर्म्स डू नॉट कंटेन सेम वेरिएबल, उनके वेरिएबल एक जैसे नहीं होंगे। एग्जांपल देकर बता देता हूँ, अभी समझ में आएगा। सपोज करो कि ये एक एक्स स्क्वायर है, या इसमें लिख लो 2x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस के 8 है। आप देख रहे हो ये टर्म्स हैं इसके अंदर एक ये वेरिएबल होगा, इसके अंदर ये वेरिएबल होगा, और इसके अंदर एक ये कांस्टेंट होगा। इसको आप x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। आप ये देख रहे हो कि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है, तो इसकी सबकी पावर अलग अलग हो तो ये सेम वेरिएबल नहीं है, ये वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, ये वेरिएबल एक्स है, ये इसकी पावर 0 है, इसलिए ये हो गया अनलाइक टर्म्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, अब इसमें हमको एक चीज और देखना है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, जो मैन है, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, राइट डाउन पॉलिनोमियल इन डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल। अगर आपने किसी पॉलिनोमियल को इस तरह लिख दिया कि उसकी जो वेरिएबल की पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो वो बन जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। राइट डाउन पॉलिनोमियल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग पावर ऑफ वेरिएबल। डिसेंडिंग का मतलब यह है कि सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। सपोज करो कि ये अब मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर
प्लस के 2x प्लस के 9। इसको आप ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 9x। आप ये देख रहे हो कि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है। आप ये देख रहे हो कि एक ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई, पावर किस में आ गई है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई। तो ठीक है, तो ये बन जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल। बात समझ में आई। अगर मैं इसको इस तरह सपोज करो कि आपको कोई इस तरह का दे देगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 7 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 2x3 प्लस के 4x प्लस के 9। और आपसे ये बोला जाए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो सबसे पहले जिसकी पावर बड़ी होगी, तो अगर आप इसको देखेंगे, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 7 है, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0। तो सबसे पहले ये वाले आएगा, तो x की पावर 7 आ गया, उसके बाद x की पावर 5 आ जाएगा, उसके बाद 2x की पावर 3 आ जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद 4x आ जाएगा, और उसके बाद 9 आ जाएगा। ये आपकी बन गई स्टैंडर्ड। ठीक है। अगर हम जनरल की बात करें, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, तो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल सी हो जाएगी आपके पास कि ए की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस अप टू ए। आप ये देख रहे हो कि ये ए एन है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट भी चेंज होते जा रहे हैं, और पावर देखिए एन एन माइनस वन एन माइनस टू पावर भी कम होती हुई जा रही है। अगर सपोज करो कि यहाँ आप एन इजिकल टू 2 लिख दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स की पावर 1 यानी एक्स प्लस ए 0 और x की पावर 0, जो कि ये आपकी जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यानी कि ए टू एक्स स्क्वायर प्लस के ए वन एक्स प्लस का ए 0, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। बात समझ आई कि नहीं? तो चलिए, हमारा जो है पॉलिनोमियल्स को आपने समझने की समझने हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस पॉलिनोमियल्स की जीरोज होती हैं, तो यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये क्या होती है। यदि किसी पॉइंट पर कोई पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाता है, तो वो बन जाता है आपका उस पॉलिनोमियल्स की जीरो। द पॉइंट वेयर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो, द पॉइंट वेयर द पॉइंट वेयर पॉलिनोमियल बिकम जीरो। यानी अगर ये कुछ पॉलिनोमियल्स दिया और ये जीरो हो जाता है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब जो है जीरो इज द पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरो। एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए सपोज करो आपके पास ये पी एक्स दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, तो ये किस पे जीरो होगा, एक्स एक्स इज इक्वल टू टू पे जीरो होगा। अब वो बोला कि पॉइंट वेयर पॉलिनोमियल्स बिकम जीरो, यानी पी एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो बन जाता है, तो यानी कि एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू टू। तो टू इज द जीरो जो पॉलिनोमियल्स जिसमें होगी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू टू, यानी कि एक्स इज इक्वल टू टू पर ये जो है जीरो हमारा होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज करो कि आपको जो है ये दिया हुआ है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 6। ठीक है, ये आपको दे दिया है। अब हमने बोला कि p माइनस टू का इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, आपने किया माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस के 5 माइनस टू प्लस का 6 यानी 4 माइनस के 10 प्लस का 6 इज इक्वल टू जीरो। सो जीरो ऑफ
पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2, क्योंकि -2 पे 0 हुआ, दैट इज p -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम इसको और देखें कि कई सारी जीरोज हो सकती हैं, p-3 पे इस पर चेक करें तो आपके पास आ गया -3 का होल स्क्वायर प्लस के 5 माइनस का 3 प्लस का 6, आपके पास आ गया 9, ये हो जाएगा -15 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू -3, दैट इज p-3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस पॉइंट पर ये पॉलिनोमियल्स 0 हो गया। तो इस तरह हम करके जीरो जो पॉलिनोमियल्स निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर्स की जो है, एक थ्योरम, दो थ्योरम है इसके अंदर। हम फर्स्ट थ्योरम लेते हैं रिमाइंडर्स थ्योरम। ठीक है, कौन सी? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, आप देख रहे हो इस थ्योरम्स के नाम से रिमाइंडर, तो बात हम रिमाइंडर की करेंगे कि यदि किसी पॉलिनोमियल्स पी एक्स को किसी जो है ना बाइनोमियल से डिवाइड किया जाए तो उसका जो रिमाइंडर होगा वो उसी से ही रिलेटेड होगा। जैसे कि हम एक बोलते हैं वैन पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई बाइनोमियल एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, देन रिमाइंडर विल बी पी ए, यानी कि इससे ही कि इसकी जीरो जब निकालेंगे इसमें रख देंगे वो इसका रिमाइंडर होगा, क्योंकि ये उसी से ही आया निकल करके, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज करो कि अगर हम जनरली फॉर्म में देखें कि अगर हम इसको पी एक्स को इससे डिवाइड करें, एक्स माइनस ए को इससे, तो हमें सपोज करो कि ये क्यू एक्स मिलता है और हमारे पास जो रिमाइंडर मिलेगा आर एक्स मिलेगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम से जो हमारे पास आएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस का ए क्यू एक्स प्लस का आर एक्स, और रिमाइंडर थ्योरम्स के अनुसार आर एक्स जो होगा वो होगा आपका आर। ये बन जाती है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक समझ में आएगी। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि मैं जो हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6 को डिवाइड करता हूँ, एक लेंथी मेथड से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, x+1 से मैं डिवाइड करता हूँ। देखो ये पॉलिनोमियल्स है, ये बाइनोमियल्स है। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास x आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का x आ गया, आपने सब्ट्रैक्शन किया, ये आपके 4x प्लस का 6 आ गया, यहाँ पे आप प्लस है तो +4 आ गया। ठीक है, और ये आपका आ गया 4x प्लस का 4, आपने जो है माइनस किया और ये आ गया आपके पास 2। तो इसका मतलब जो इसमें जो रिमाइंडर आया ये क्या आ गया, 2 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम रिमाइंडर थ्योरम्स का यूज करें तो कैसे निकालेंगे? तो सपोज करो कि जो पी एक्स है आपका, यही तो है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, जो कि ये वाला है, और डिवाइड करना है इसको x+1 से। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x+1 इज इक्वल टू -k1, यही तो इसका जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा आपका p -k1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस के 5 -k1 प्लस का 6, यानी 1 -k5 प्लस का 6, यानी 7 -k5 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब कि p -1 इज इक्वल टू 2, यानी जो इसका जो रिमाइंडर आ गया 2। आप ये देख रहे हो कि बिना किसी डिवीजन के आपने रिमाइंडर इस थ्योरम का यूज करते हुए निकाल दे, यही इसकी एक ब्यूटी है। बात समझ में आई? ठीक है, रिमाइंडर जीरो भी हो सकता है ना। अब हम देखते हैं आपका फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम ही है, बस उसमें कुछ नहीं है कि जो रिमाइंडर्स ने पी दिया उसने उसको जीरो बना दिया। तो मैं इसलिए इसको रब अप नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं पे ही इसको कर रहा हूँ। ठीक है, फैक्टर थ्योरम।
फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम्स क्या होती है? फैक्टर थ्योरम्स बोलती है इफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, इफ polynomial px is divided by binomial x minus a, then फर्स्ट, ठीक है, इफ रिमाइंडर जीरो, अभी तो यहाँ पे रिमाइंडर आर आया था, इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, देन x minus a is a factor of px, x minus a is a factor, ठीक से लिख देता हूँ, is a factor of px, एंड दूसरा इसका जरा वाइस वर्सा, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px, देन रिमाइंडर इज इक्वल टू जी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसमें दो पॉइंट है कि अगर रिमाइंडर जीरो होगा तो इसका मतलब जो वो जिससे आपने डिवाइस किया है, ठीक है, वो उसका एक फैक्टर होगा। एग्जांपल्स के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ रिमाइंडर जीरो आ रहा है ना, ठीक है। अभी देखते हैं, एक लॉन्ग डिवीजन से हम करके देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम से करके देखेंगे। सपोज करो कि आपके पास एक ये पॉलिनोमियल्स है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, और हम इसको डिवाइड करते हैं x प्लस 2 से। इससे डिवाइड करके इसको हम देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस के 2, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 6 जब डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x सब्ट्रैक्ट किया आपने 3x प्लस का 6 प्लस का 3, ये आपके पास आ गया 3x प्लस का 6, ये कट गया, ये जीरो आ गया। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर है वो हो गया जीरो। तो अगर इसका रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब कि x प्लस 2, यहाँ लिखेंगे एज रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो, देन x प्लस के 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 6। ये आपने इसका यूज करते फैक्टर थ्योरम का ये निकाला। अब हम इसमें फैक्टर थ्योरम, अब हमने रिमाइंडर जीरो, लेकिन रिमाइंडर तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते। चलो देखते हैं कि अगर ये बोल रहा है कि इससे हम ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, ठीक है। अब देखते हैं जीरोज ऑफ एक्स प्लस के 2 इज इक्वल टू माइनस के 2, तो p माइनस के 2 इज इक्वल टू -2 का होल स्क्वायर प्लस के 5 -2 प्लस का 6, ये हो गया 4, तो ये आपका जीरो आ गया। इसका मतलब कि p -2 इज इक्वल टू जीरो। सो अगर ये रिमाइंडर जीरो, अगर जहाँ रिमाइंडर जीरो रखा, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस के 2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो हम जब रिमाइंडर थ्योरम्स की, जब हम फैक्टर थ्योरम की बात आते हैं, तो हम उस पॉलिनोमियल्स का हम रिमाइंडर चेक कर लेते हैं जीरोस पर, और यदि वो रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम आंख बंद करके बोल देंगे कि ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है एक अगला टॉपिक्स जो उसमें लिया था वो है फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइज। आपको पॉलिनोमियल्स दिया होगा और वो फैक्टर कराएगा, फैक्टराइज। फैक्टराइज के अंदर हमने दो मेथड बताए थे। सबसे जो इसके अंदर है आपके जो कोर्स में है, सबसे पहला जो मेथड था कौन सा था आपका? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड आपको याद आ रहा होगा। और दूसरा मेथड बताया था हमने फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड्स की अगर बात करें हम, इसके अंदर सपोज करो कि ये एक एग्जांपल से मैं बता देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 6, तो हमने समथिंग दो नंबर लिए थे जिसमें p प्लस क्यू इज इक्वल टू 5 था, और पी क्यू जो था इसका 1 इंटू 6 था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कॉन्स्टेंट का मल्टीपल इज इक्वल टू 6। और फिर हमने बाई ट्रायल एंड एरर मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने ये चेक किया था, यानी p की वैल्यू कितनी आई थी 3 और q की वैल्यू आई थी 2। दोनों का एडिशन ये रखा और ये यहाँ रखा और इस टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6, और इस तरह करके हमने x कॉमन लेकर के ये 3 आ गया था, यहाँ 2 कॉमन लिया था, x प्लस का 3 आ गया, तो यानी कि x प्लस का 3 और x प्लस के 2। इसका मतलब इसके जो हमारे पास फैक्टर हो गए वो हो गए x प्लस का 3 और x प्लस का 2। ये आ गया आपका स्प्लिटिंग टर्म मेथड। बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम मेथड में आपको फैक्टर लगाना पड़ेगा, जीरोज निकालनी पड़ेगी, रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा, अगर वो रिमाइंडर जीरो आ जाए तो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो सपोज करो कि ये इसमें दिया था एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6, ठीक है। तो पॉसिबल इसमें ये क्या होंगे आपके पास, पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे, तो फैक्टर ऑफ 6 कर लीजिए आप, ये बताया था +-1 +-2 +-3। अब इसके अंदर सपोज करो कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। अब इसके अंदर आप रख के देखेंगे, सपोज करो -2 1 से आप स्टार्ट करेंगे, +1 लेंगे फिर -1 लेंगे, उसमें जीरो ना आता फिर +2 लेंगे फिर -2 लेंगे, मुझे पता है इसलिए मैंने -2 ले लिया। और जब यहाँ पे ये रखा आपने तो ये आपका निकल के जीरो आ गया, तो सीधा आप ये बोलोगे कि x+2 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का 6, जो हमने पीछे किया हुआ, ठीक है। ये आपका फैक्टर फॉर्मेशन। इसके अंदर हमने इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट किया था एलिजेब्रिक आइडेंटिटीज किया था, अभी हाल फिलहाल में ही हमने उसकी वीडियोस पोस्ट की थी और समझा था। तो एलिजेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मैंने डेफिनेशन बताई थी। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटीज क्या होती है, आइडेंटिटीज वेयर टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल, टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर ऑलवेज इक्वल। सपोज करो ये है एक्स स्क्वायर माइनस के आपके मान लेते हैं वाई स्क्वायर, तो ये आपके पास एक्स प्लस के वाई और एक्स माइनस वाई, आप एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, ये हमेशा इक्वल, ये कहलाती है अलजेब्रिक इक्वेशन। और जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी, और जब इक्वेशन की बात करते हैं कि टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर इक्वल फॉर सम वैल्यू, ठीक है, वो सम वैल्यू के लिए होते हैं। हमने टोटल जो है कितनी आपकी उसमें अलजब आइडेंटिटीज पढ़ी थी, टोटल 8 आइडेंटिटीज के बारे में वहां पे पढ़ाया गया था, ठीक है। 8 आइडेंटिटीज के बारे में, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल था, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल था, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर था, क्यूब ऑफ बाइनोमियल था, सम ऑफ क्यूब था, डिफरेंस ऑफ क्यूब था, स्क्वायर ऑफ कौन था, मैं लिख देता हूँ एक एक। सबसे पहले थी इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल, कि x प्लस का a और x प्लस का b, ये था। दूसरा जो था उसके अंदर स्क्वायर का था, x प्लस ए का होल स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये था। डिफरेंस का था, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कितना था। क्यूब का था आपके पास कि x प्लस वाई का होल क्यूब, इसको बल्कि आप y ये मान लो, x प्लस वाई में चलने दो, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब और एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये बताया था मैंने आपको।
ठीक है। फिफ्थ जो हमने बताया था आपको सम ऑफ क्यूब था, एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब। सिक्स जो बताया था मैंने आपको एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब बताया था। ठीक है। और सेवंथ जो मैंने आपको बताया था, ये बताया था एक्स प्लस के वाई प्लस जेड का होल क्यूब। और एट्थ जो आपको बताया गया था वो ये था कि एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब, थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको, एट्थ को, हो सकता है कि वो ना जाए, एट्थ को यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब प्लस के जेड क्यूब माइनस के 3xyz। ये मैंने आपको 8 आइडेंटिटीज के बारे में बताया था। जब मैंने इसको बताया था एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, तो आपने बता दिया था एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस के बी एक्स प्लस के ए बी, ये बताया था, है ना। और जब आपने ये पढ़ा होगा, इस तरह का पढ़ा होगा, ये प्लस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर। आपने जब ये पढ़ा था तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy प्लस के वाई स्क्वायर। आपने ये पढ़ा था तो एक्स प्लस के वाई और एक्स माइनस के वाई आया था। आपने ये पढ़ा था, ये था आपके पास एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, जो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का जो पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब प्लस के 2x² वाई और प्लस के 2xy²। आपने ये पढ़ा था एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब माइनस के 2x² वाई एंड प्लस के 2xy²। ठीक है भैया। एक्स क्यूब वाई क्यूब के बारे में आपने जब इसको पढ़ा था तो आपने ये देखा था एक्स प्लस के वाई, और यहाँ पे था ये एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। और जब आपने ये पढ़ा था एक्स माइनस के वाई और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर। आपने ये भी पढ़ा था, ये स्क्वायर है, ये था इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2yz प्लस के 2zx, ये 2 है। ठीक है, ये है आपका जेड। ठीक है। और इसका जो आपने पढ़ा था, हम देख रहे हैं समूह का, ये था सीधा आपके पास के पे दो तीन क्वेश्चन भी आए थे, एक्स प्लस वाई जेड का ब्रैकेट में बंद, और इसके बाद था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड। ये टोटल 8 आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। इन 8 आइडेंटिटीज के ऊपर ही क्वेश्चन भी थे काफ़ी सारे जो हमने सोल्व किए। तो बच्चों, इस तरह हमने इस पूरे चैप्टर की समरी को एक वीडियो में फिनिश किया। आपकी समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं और जल्दी ही हम नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 3, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज है, उसको लेकर के आपके सामने उसको समझने का प्रयास करें। थैंक यू बच्चों।